मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने अपने प्रथम वीडियो में बहुत सारा स्नेह और प्यार दिखाया, उस स्नेह और प्यार से अभिभूत होकर मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत आज से करने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम का शुरुआत मैं 10th के सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से मैं कर रहा हूं और बिना समय को ज़्यादा व्यतीत किए हुए मैं अपने इस चैप्टर के ऊपर आना चाहूँगा। शुरुआत करने से पहले मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइन एक वीर रस की कविता का सुनाकर शुरुआत करना चाहूँगा। वीर रस की कविता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की ये 2 पंक्ति शायद आपको मोटिवेशन देने का हमेशा कार्य करती रहेगी और ये 2 पंक्ति मेरी जिंदगी में भी बहुत बड़े उतार चढ़ाव को संभालने और उससे उबरने में बहुत शक्ति प्रदान करती है। तो आज इसी 2 पंक्ति के साथ मैं अपने पहले चैप्टर के 10th बोर्ड की केमिस्ट्री का सबसे पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस पर मैं शुरुआत करता हूँ। आता हूँ आपको मैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का मैं पीपीटी आपको खोल लेता हूँ और आप देखिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो। जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी प्रकार के हमारे लाइफ में केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन जो है, अगर हम एनसीईआरटी की भाषा में बात करें तो केमिकल रिएक्शन का मतलब है केमिकल चेंज। किसी भी वस्तु में यदि केमिकल चेंज होगा तो उसको आप केमिकल रिएक्शन का नाम देंगे। लेकिन वो केमिकल चेंज कैसे होता है, इसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करना है। तो आइए हम उसी के ऊपर बात करेंगे, डिटेलिंग स्टडी करेंगे और काफी कम समय आपका लेते हुए पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाने का प्रयास करेंगे। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट, केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, तो जब हम मतलब या मीनिंग की बात करेंगे यानी हम उसके डेफिनेशन की बात करेंगे, ये बात हमेशा क्लियर रखिएगा। केमिकल रिएक्शन क्या है भैया? तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है केमिकल सब्सटेंस का जिसमें कि न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। कैसे? बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी जो पहले से कंपाउंड्स अगर आपने लिया है और उसमें जो एटम्स हैं उसके जो पहले वाले बॉन्ड है वो टूटेंगे और जब वो नए प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा नए प्रॉपर्टीज के साथ तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक और बात हम इसको अगर मोटा मोटी कहें तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज आपको जरूर देखने को मिलेगा। बस ये लाइन आप याद रखिए कि एनर्जी चेंज आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है बाबू, एनर्जी चेंज याद रखिएगा। ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड्स एंड association of bonds with the new products. Okay, so now let us come forward to the next point. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे हमने भोजन पकाया वो भी केमिकल रिएक्शन है। जो हमारा अंगूर है, ग्रेप्स, अगर वो फर्मेंटेटेड हो चुका है वो भी केमिकल रिएक्शन है। हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो भी केमिकल रिएक्शन है। कुछ एक्टिविटी हम लोग देखेंगे और ये एक्टिविटी जो मैंने लिया है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इन एक्टिविटीज से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। लेट अस कम टू द पॉइंट। हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन? कैसे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज के द्वारा हम उसके चेंजेस को पहचानेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम लोग किसी मैग्नीशियम D1 को जलाते हैं सपोज दैट, तो उसमें किस प्रकार का चेंजेस होगा? ऑफ कोर्स इट इज ए केमिकल चेंज, मतलब कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ड्यू टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक। ठीक है, यानी कि H2SO4 प्लस Zn, और यहां पे आपने पढ़ा कि सॉल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इज इट क्लियर? एक और देखेंगे, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे
तो ये सारी चीजों को हम लोग कंसिडर करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्टिविटी है, देख ही रहे होंगे, बहुत पुराना है। आपने पूरे सेशन में जैसे आप शुरुआत किए होंगे अपने इस चैप्टर का, आपको ये चीज दिखा होगा। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, देख लीजिए जरा ध्यान से। हमने ये मैग्नीशियम रिबन लिया है, ये जो है ना, ये पेयर ऑफ टोंग कहते हैं, ऐसे ऐसे करके ये थोड़ा मुड़ा रहता है, ये पेयर ऑफ टोंग से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है। ये हमारा कैंडल है या बर्नर रहेगा। और याद रखिएगा, जब आप इसको जलाने जाते हैं ना, तो बर्नर की सबसे यानी फ्लेम का सबसे आगे वाला पोर्शन में मैग्नीशियम को रखिए हमेशा। जैसे ही जलना शुरू हुआ तो ये ऐश यहाँ कलेक्ट हो रहा है चाइना डिश के अंदर, और यही व्हाइट पाउडर जो कि अभी सिंपल मैग्नीशियम था, यहाँ पे जो अभी आपने देखा उसमें सिर्फ मैग्नीशियम था बेटा, ठीक है। और वही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये जो ऐश यहाँ पे जमा हो रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश है। तो आप समझ रहे होंगे कि देखिए केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है। तो जहां पे भी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, इसका मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहां देखिए हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जिंक ग्रेनुअल्स को लिया है। जिंक ग्रेनुअल्स को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, हमने करवाया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे हम लोग रिएक्ट करेंगे, यानी कि H2SO4, और ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब हाईली कंसंट्रेटेड एसिड नहीं है, इसमें पानी मिला हुआ है। इज इट क्लियर? तो क्या होगा, जैसे ही H2SO4 के साथ जिंक रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बना देगा, ZnSO4, और साथ में क्या इवेल्युएट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। यहां से ये जो है ना, यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, so now let us come to the next slide. Next slide is lead nitrate solution। देख रहे हैं यहाँ पे पीला कलर का सॉल्यूशन है इस फ्लस्क के अंदर में, और ये जो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। यानी कि लीड नाइट्रेट का रिएक्शन हम लोगों का है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो लेट अस कम, लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 प्लस Ki, तो गिव्स क्या, PbI2 प्लस KNO3। यहां पे होल 2 क्यों लगाया, क्योंकि लीड का वैलेंसी 2 है, Pb का वैलेंसी 2, NO3 का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा PbNO3 का होल 2। क्योंकि NO3 के सामने क्या आ रहा है, देखो क्रॉस में देखना है 2, और Pb के सामने 1 लिखाता नहीं इसलिए। चलिए ठीक है, पोटेशियम का वैलेंसी 1, आयोडीन का भी वैलेंसी 1, इसलिए Ki। ये सारी चीजें याद रखिएगा। So now let us come to the next slide। हाँ, तो ये 3 एक्टिविटी से आप क्या क्या देखें, जो पहले हमने दिखाया था आपको। पहला हमने क्या दिखाया था, पहला हमने आपको दिखाया यहाँ पे कि मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, लेकिन वो गैसियस फॉर्म वाला ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होकर के सॉलिड फॉर्म प्रोडक्ट दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी चेंज इन स्टेट हो रहा है। चेंज इन स्टेट हो रहा है कि नहीं, यस और नो? और भी आप एग्जांपल इस पे दे सकते हो, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल आप और भी दे सकते हो, जैसे कि H2 plus O2 to gives H2O। ये भी गैस और ये लिक्विड। इज इट क्लियर? और भी आप एग्जांपल दे सकते हो, है ना, बहुत सारे एग्जांपल है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का एग्जांपल देखिए, चेंज इन कलर का एग्जांपल देखिए, Fe plus CuSO4। CuSO4 को पता है क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल। याद रखिएगा, ब्लू विट्रॉल। इसको हिंदी में बड़ा अजीब नाम है, थोथा नीला नीला थोथा, सॉरी नीला थोथा। सो हमारे पास में यहाँ पे है FeSO4 प्लस Cu, यानी कि ये ब्लू था और FeSO4 किस में चेंज हो गया, ग्रीन में। सो चेंज इन कलर, यस और नो? और एक चीज आपको बता देते हैं भाई साहब, लीड नाइट्रेट का रिएक्शन आपने करवाया था पोटेशियम आयोडाइड के साथ, उस सॉल्यूशन को जब आपने मिलाया वो येलो कलर का था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन जब आपके पास में प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट आपका क्या बना था, प्रोडक्ट आपका बना था लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो अब सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा कलरलेस। चेंज इन कलर के लिए भी आप इस एग्जांपल को रख सकते हैं। और दोनों के दोनों जो आपने सॉल्यूशंस लिए थे
वो दोनों ही एक्वस फॉर्म में था, यानी वाटर में डिजोल्व था, लेकिन ये PbI2 जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना, ये सॉलिड फॉर्म में, पाउडर के सॉलिड फॉर्म में रहेगा और ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा हो, एज ए प्रोडक्ट आपको मिला हो, उसको, उस सब्सटेंस को आप प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस कहेंगे, जबकि उस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। माइट बी। तो आपको चेंज इन स्टेट समझ में आ गया, चेंज इन कलर समझ में आ गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस अभी मैंने दिखाया था, बहुत सारे रिएक्शंस। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम एनर्जी चेंज की भी बात कर रहे हैं, और चेंज इन टेम्परेचर के आधार पे हम लोग रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है। जब हम एक्सोथर्मिक की बात करेंगे, यानी कि रिएक्शन के बाद हीट रिलीज यदि होता है, यदि डेल्टा एच हीट इंथैल्पी यदि रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक है, और यदि रिएक्शन के दौरान किसी रिएक्शन को हीट चाहिए, यानी इनपुट के तौर पे अगर आप हीट उसको दे रहे हैं, तो वो एंडोथर्मिक है। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर का अगर आपको एग्जांपल दें तो देख लीजिए यहाँ पे CaCO3 और ये आपको दे रहा है CaO प्लस CO2, ठीक है। तो अब आपको क्या दिखेगा भाई साहब, CaCO3 जो था वो CaO प्लस CO2 दिया, यानी कि आप यहाँ पे डिकम्पोज कर रहे हैं, और जब आप डिकम्पोज करेंगे ना तो याद रखिएगा इस बात को, डिकम्पोज होने के बाद आपको जो है यहाँ पे हीट देना पड़ेगा डिकम्पोज के लिए, और जब आप हीट सप्लाई करेंगे ना इसको, तो याद रखिएगा इस बात में कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इसी के अपोजिट एक और रिएक्शन अगर हम आपको दे दें कि CaOH का होल 2 को आपको प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस कीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये स्लैक्ड लाइम कहते हैं और इसको क्विक लाइम बोलते हैं, याद रखिएगा ये क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। और यहाँ पे प्लस में डेल्टा एच यानी कि हीट एनर्जी रिलीज होता है, प्रोडक्ट बनने के बाद हीट निकलेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। माइट बी योर डाउट इज क्लियर, ओके। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी चेंजेस हो रहा हो यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर ये चेंजेस एक से ज्यादा भी एक ही रिएक्शन में देखने को मिलेगा, जैसे अभी लीड नाइट्रेट वाले में बताया मैंने, क्या बताया, लीड नाइट्रेट में मैंने बताया कि आप उसको कलर चेंज के तौर पे भी देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के तौर पे भी देख सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे तरीकों से आप उसको कंसिडर किया जा सकता है। इज इट क्लियर? माइट यू होप वेल। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी एलिमेंट्स के सिंबल्स, कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज का यूज करके जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, तो आप उसी को, ठीक है, आप उसी को क्या बोलते हो, उसी को आप केमिकल रिएक्शन का, केमिकल इक्वेशन का नाम देते हो। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि एरो वाला फैक्टर, जैसे हमने यहाँ लिखा A प्लस बी, और ये एरो एक ऐसे भी लगता है, और एक एरो और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे A प्लस बी, ये इसका मतलब है कि ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी सिर्फ रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट देगा। और ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों है, प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट टूट करके रिएक्टेंट भी दे रहा है। याद रखिएगा, अगर एक एरो है यानी सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन है, दो एरो है यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन है। यस, ओके ओके। सो नाउ लेट अस कम फॉर एग्जांपल, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा जो आपके लेफ्ट साइड में रहेगा ये वाला, उसको आप रिएक्टेंट का नाम दीजिएगा। जो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा वो रिएक्टेंट, और जो आपके राइट साइड में रहेगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। और एक से अधिक प्रोडक्ट रहा तो उसको
रिएक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्लस का साइन देते हैं, रिएक्टेंट के लिए भी वही चीज यूज करते हैं। ओके, ओके, सो कम टू द राइटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या क्या करेंगे राइटिंग केमिकल इक्वेशन करने के लिए? कुछ नहीं करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसी ये स्लाइड्स में थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए, उसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले तो सिंबल्स लिखेंगे, सिंबल्स लिखेंगे। दूसरा क्या करेंगे दूसरा उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा क्या करेंगे आप, तीसरा उसके एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करेंगे। और सराउंडिंग टेम्परेचर, है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कहीं पे रिक्वायर्ड है, कोई खास टेम्परेचर चाहिए, कोई खास प्रेशर चाहिए, तो वो भी आपको मेंशन करना होता है व्हाइल राइटिंग योर केमिकल इक्वेशन। और ये सारा डाटा जब आप डाल देते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के दौरान में, तो आपका केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ टू बिकम योर केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल्स, राइट द स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स दैट यू आर यूजिंग, है ना, एनर्जी चेंज के बारे में बात करेंगे, कहीं एनर्जी रिलीज हो रहा है तो दिखाएंगे, कहीं एनर्जी गेन हो रहा है तो वो भी दिखाएंगे। सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कितना चाहिए और प्रेशर कितना चाहिए, अगर ये स्पेसिफाइड है तो आप उसको भी मेंशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी टू गिव सी, तो अगर ए आपका सॉलिड है तो सॉलिड लिखेंगे, बी आपने बी कोई एक्वस सॉल्यूशन था, वाटर टाइप का कुछ सॉल्यूशन आपने बनाया हुआ था, उसमें ए को मिलाया तो आप एक्वस लिखेंगे। सी कोई वहां जो प्रिपेयर्ड हुआ वो भी एक्वस या लिक्विड फॉर्म में है तो वो भी आप लिखेंगे। अगर मान लीजिए इसमें आपने हीट दिया, ठीक है, आपने वैसे हीट नहीं, मान लो यहाँ पे हीट रिलीज हुआ, तो आप यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू माइनस करके लिखते हैं जब भी हीट रिलीज होता है, तो गेन होता है तो प्लस में हीट लिखते हैं। इज इट क्लियर? मान लीजिए कुछ टेम्परेचर चाहिए तो यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिए, मान लीजिए इसको चाहिए 373 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, वैसे इसको चाहिए नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। अगर कुछ खास प्रेशर चाहिए तो 1 atm का प्रेशर चाहिए तो वो लिख देंगे। इस तरीके से हमारा इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली बात कि बैलेंसिंग करते क्यों है भैया, बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? बैलेंसिंग जरूरी है ताकि कोई भी इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस जब तक वो नहीं होता है तब तक हम उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन या फिर उसी को हम लोग स्केलेटन इक्वेशन का नाम देते हैं, अनबैलेंस्ड या स्केलेटन। कब? जब LHS किसी रिएक्टेंट का इक्वल ना हो RHS का, यानी कि हम यहाँ LHS और RHS में ले क्या रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो भी इसमें पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, दोनों साइड बराबर आना चाहिए, तभी आप उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अगर नहीं आया है बराबर तो वो अनबैलेंस्ड है, स्केलेटन है। बराबर हो गया तब वो बैलेंस्ड है। याद रखिएगा बैलेंसिंग करते क्यों है, अगर कोई पूछ दिया कि वाई वी आर यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो क्या बताना है, ताकि हमारा इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता हुआ दिखाई दे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज इट क्लियर? जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमने लिया है CH4, यानी मीथेन को हम जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन कितना है, एक, कितना कार्बन, एक, हाइड्रोजन कितना, 4, 2, 2, 3। बैलेंस करना है, क्या अभी आप इसको क्या नाम देंगे, स्केलेटन रिएक्शन का नाम देंगे, लेकिन बैलेंस जब हो जाएगा तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों बैलेंस कर रहे हैं, ताकि दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स हमें सेम हो जाए, यानी मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ये बात प्रूफ हो जाए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताएंगे बैलेंसिंग का क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। सो नाउ ओके, अभी आपको क्या करना है, बैलेंसिंग का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या करना है, जो भी आपको ये दिख रहा है कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप
इसके आगे बॉक्स बनाएंगे, सबके आगे बॉक्स बनाएंगे। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, या कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। तो इसमें 5 है, उधर कितना है? ये तो बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर नॉर्मली कहें तो 5 और उधर हो गया, तो सबसे ज़्यादा इसी में, तो हम इसी से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। क्या हो रहा है भैया यहाँ पे? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो एटम बराबर नहीं रहेगा उसको बराबर करने के लिए हम कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम कॉफिशिएंट का नाम देते हैं, स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट। ओके, मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर भी ऑक्सीजन कितना था? पहले 2 और 1 3 था, लेकिन अब यहाँ पे 2 हो चुका है। ये जब भी कोई भी कॉफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा हर एक एलिमेंट का एटम उससे मल्टीप्लाई होगा, कोई एक नहीं होगा। यानी हाइड्रोजन भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, और ये वाला 2, कितने होंगे टोटल? 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे अभी 2 है। तो आप इसको क्या करेंगे? आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे भी कितने हो गए? 4। अब देखिए हर चीज बैलेंस्ड है। क्यों किया हमने ये? ताकि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो अप करता हुआ दिखाई दे। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे बात करेंगे, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, या इसी को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन का भी नाम देते हैं, सिंथेसिस। ओके, कंबाइन, कंबाइन का क्या मतलब है? जुड़ना, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे दे तो आप उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम देंगे। क्या कहेंगे आप उसको? कॉम्बिनेशन। तो ये सारे रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन के 3 प्रकार हैं, थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हमने करवा चुका है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, हमने क्या लिया यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड। आपको मैंने ऑलरेडी रिएक्शन करवा रखा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, और कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हमने करवाया किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ। क्या देगा हमको ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस करने का इसके यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होगा? सॉलिड। वाटर कैसा है? लिक्विड फॉर्म में। और ये जो हमको मिल रहा है ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इसी को आप बोलते हैं वाइट चूना या स्लैक्ड लाइम। अभी बताए थे, वाइट वॉशिंग में इसी का प्रयोग होता है। जब ये ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो दीवार के ऊपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है, और उसके बाद वो छूटता नहीं है। तो ये नहीं लिखना है जब पूछे कि विच मटेरियल इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, कि कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं लिखना। क्या है? स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। नमी के कांटेक्ट में आने के बाद वो दीवार पे कार्बोनेट का लेयर बनाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल, 2 or more than reactants combine to each other to gives a single product. Now come to the definition. सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट के कंबाइन होने पर। ये सारे हैं, देख लीजिए, जरा नजर दौड़ा लीजिए, पढ़ा हुआ चीज है आप लोग का, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द डीकम्पोजिशन। जब एक सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर के अलग अलग मटेरियल्स को देता है तो आप उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे FeSO4 को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप FeSO4 को हीट करेंगे, यानी आपने यहाँ पे हीट दिया एंडोथर्मिक, और ये टूटेगा FeO प्लस SO2 प्लस SO3। इज इट क्लियर? तो देखिए कितना प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू सिंपलर फॉर्म देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट 3 तरीके से हो सकता है।
वो कंपाउंड हीट की मदद से भी टूट सकता है, लाइट की मदद से भी टूट सकता है, और लाइट का मतलब फोटो, फोटो वर्ड जहां पे भी आएगा मतलब लाइट की चर्चा हो रही है, याद रखिएगा इसको। और जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आ रही है तो इलेक्ट्रोलाइसिस। तो तीन तरीके से आप कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, थर्मल, light, electricity. Okay, so all are the decomposition reaction. So thermal decomposition. Okay, थर्मल डिकम्पोजिशन बता दिए, ये सारे थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम वाल पे कार्बोनेट का लेयर बनाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल, टू और मोर देन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू ईच अदर टू गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट। नाउ कम टू द डेफिनेशन। सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा दो या दो से अधिक रिएक्टेंट के कंबाइन होने पर। ये सारे हैं, देख लीजिए, जरा नजर दौड़ा लीजिए, पढ़ा हुआ चीज है आप लोग का, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द डिकम्पोजिशन। जब एक सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर के अलग अलग मटेरियल्स को देता है तो आप उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे FeSO4 को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप FeSO4 को हीट करेंगे, यानी आपने यहाँ पे हीट दिया एंडोथर्मिक, और ये टूटेगा FeO प्लस SO2 प्लस SO3। इज इट क्लियर? तो देखिए कितना प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू सिंपलर फॉर्म देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट तीन तरीके से हो सकता है। वो कंपाउंड हीट की मदद से भी टूट सकता है, लाइट की मदद से भी टूट सकता है, और लाइट का मतलब फोटो, फोटो वर्ड जहां पे भी आएगा मतलब लाइट की चर्चा हो रही है, याद रखिएगा इसको। और जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आ रही है तो इलेक्ट्रोलाइसिस। तो तीन तरीके से आप कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, थर्मल, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, so all are the decomposition reaction. So thermal decomposition मतलब when a single product splits into simpler form by the means of heat। ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं आपके लिए, ये सब के सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पल से उठाया हुआ है। तो इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ओके, so now let us come to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि यदि कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर टूटता है तो आप उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का डिसोसिएशन, सॉरी वाटर का डिसोसिएशन आप कर रहे हैं, वाटर का डिसोसिएशन आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, और ये डिसोसिएट होकर के आपको दे रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। एक बात और याद रखिएगा, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है मान लीजिए, और ये निगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाले से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसको आप एनोड का नाम देंगे, और जो नेगेटिव वाले से कनेक्टेड है उसको आप कैथोड का नाम देंगे, याद रखिएगा, कैथोड, और वो एनोड है। इज इट क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन कहाँ डिपॉजिट होगा और ऑक्सीजन कहाँ डिपॉजिट होगा। हाइड्रोजन कहाँ होगा और ऑक्सीजन कहाँ होगा। तो हाइड्रोजन का जो डिपोजिशन होगा वो हाइड्रोजन का डिपोजिशन आपका कैथोड के पास होगा, जबकि ऑक्सीजन का डिपोजिशन आपका एनोड के पास होगा। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की क्षमता उसके पास ज़्यादा है, इसलिए वो पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझ में आ गया। फोटोलाइटिक के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमने सिल्वर क्लोराइड ले रखा है एक वॉच ग्लास में, कंटिन्यूसली उस पर सनलाइट पड़ रहा है तो ये डिकम्पोज हो गया। ठीक है, कैसे डिकम्पोज हुआ? AgCl है, यहाँ पे सनलाइट आया और ये टूट गया Ag प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, AgBr का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसमें। नाउ कम टू द पॉइंट, ये सारे एग्जाम्पल है AgCl, AgBr, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, बहुत ही खास रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल displace the non-metals of less reactive metal, or we can say when highly reactive metal displace the salt of less reactive metal, then it is called displacement reaction। जब highly reactive metal least reactive metal के salt को ले लेता है, छीन लेता है, तो आप उसको कहते हैं कि वो displaced हो गया, यानी कि उससे हट करके दूसरे के पास चला गया। Is it clear? Now let us come to the point. This is, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया और ये जो आप टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये सॉल्यूशन आपका कॉपर सल्फेट का है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये है आपका कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन, और इसमें हमने एक नेल को, यहाँ पे नेल को हमने हैंग कर दिया है। आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे, ये वाला नेल के ऊपर कॉपर का लेयर डिपॉजिट हो गया, यानी कि ये जो नेल था FeSO4 बन चुका है। ये अब ग्रीन कलर का सॉल्यूशन ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। क्यों ग्रीन कलर का हुआ? क्योंकि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है इस नेल की वजह से अब वो FeSO4 बना दिया है, यानी CuSO4 प्लस Fe तो गिव्स FeSO4। ये ब्लू था तो ये ग्रीन हो गया। इज इट क्लियर? क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन का नंबर कॉपर से पहले आता है, यानी कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसके सॉल्ट को डिस्प्लेस करेगा। So now these are the displacement reaction. Be careful about all these equations. Now come to the point, double displacement, very important. Double displacement means exchange of ions. जब एक आयंस दूसरे एटम के आयंस के द्वारा अदली बदली कर ले, बिहारी भाषा में बात करें तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे लेकर के भी दिखाया है, बेरियम क्लोराइड को हमने मिक्स किया हुआ है, किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड को हमने मिक्स किया सोडियम सल्फेट के साथ। क्या दिया? ये बेरियम सल्फेट दिया और सोडियम क्लोराइड दिया भैया, दोनों के आयंस एक्सचेंज हो गए, इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयंस इन बिटवीन द कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसमें से एक प्रेसिपिटेट आपका बनेगा, इसलिए ये रिएक्शन आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। कौन बनेगा प्रेसिपिटेट? ये वाला प्रेसिपिटेट हम उसी को कहते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। NaCl आसानी से हो जाएगा, तो ये तो सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, जबकि ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, इसलिए ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल है। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दीज आर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एग्जांपल, गो थ्रू इट। बता ही चुका हूं क्या है प्रेसिपिटेशन से, एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, ऑलरेडी आई डिस्कस्ड। नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए हैं। जोश और जुनून को खत्म नहीं करना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सो प्लीज विल फिनिश दिस वीडियो एंड लीव द वीडियो। और फिनिश करने के बाद आपके पास एक नया जुनून होगा। गो एंड सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एनसीईआरटी, देन आफ्टर एग्जाम्पलर, एंड देन आफ्टर बहुत जल्दी आपके साथ में अपना एक टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर दिया करूंगा, उस पर मैं बहुत सारे मटेरियल्स आपको डालूंगा, PYQs मटेरियल्स, जितने भी स्टडी मटेरियल्स है सब उस पर रहेगा।
तो बस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, बस आप पर्वत का सीना जो है ना वो फाड़ के एकदम बीच में से रास्ता निकाल दीजिए, लगे कोई बिहारी आया है, नॉट ओनली बिहारी, ऑल भारतीय। सो रिडॉक्स नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है भाई नाम से, यानी कि जिसमें दोनों हो, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन जहां दोनों होगा उसको आप रिडॉक्स का नाम देंगे। बारी बारी से बात कर लेते हैं। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे ना बेटा, तो दो चीज याद रखो, या तो किसी कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन का एटम ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, या फिर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एटम रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, या फिर यदि कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन हो रहा है यानी बढ़ रहा है उसकी संख्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये चारों के चारों क्या है, ऑक्सीडेशन का पार्ट है। बहुत सारे एग्जांपल आप इसके ऊपर ले सकते हैं, जैसे एडिशन ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाया, क्या दिया भैया, वाटर, हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इज इट क्लियर? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी देख लीजिए जरा, जैसे FeU था, इसको हमने और ज़्यादा हीट दे करके CO2 के साथ कंबाइन किया और FeCO3 सॉरी FeO में और O2 को एग्जाम्पल ले लीजिए, Fe3O4 हो गया, और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि क्या है ये एडिशन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर FeCl है और इसमें आपने और Cl2 ऐड किया और ये बनाया FeCl2, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहे हैं यानी कि ऑक्सीडेशन। अब जितना कुछ बताया ना बेटा इसका उल्टा कर दो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या था, ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या था, ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, रिडक्शन। जितना भी मैंने ऑक्सीडेशन में रूल बताए उन सब का अपोजिट रिडक्शन होगा। एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे इसमें से ही। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिडॉक्स क्या है, जहां पे दोनों एक साथ हो, जैसे कि देख लीजिए रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। जैसे कि देखिए इसी रिएक्शन को हम ले लेते हैं, तो कॉपर यहाँ ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ कॉपर का ऑक्साइड जो है वो चेंज हो चुका है सिर्फ कॉपर में, और जो सिर्फ हाइड्रोजन गैस था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछेगा किसका रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो H2O का। H2 नहीं बोलेंगे बल्कि H2O बोलेंगे, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पूछेगा आपसे रिड्यूसिंग एजेंट। एकदम ध्यान से सुनना, जिसका हुआ है रिडक्शन, जिसका हुआ है रिडक्शन वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, इसलिए याद रखना है जिसका हुआ है रिडक्शन वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बस जिसके साथ जो हुआ उसका अपोजिट वो कहलाएगा, ये याद रखना। कोई दिक्कत इसमें? ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और इसको घर में बैठ के फाइंड आउट कीजिए, और कहीं प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि सर देखिए ये बनाए हैं, गलत है, सही है। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एंड एंडेड स्लाइड, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ दो टॉपिक की बात करेंगे, कोरोजन एंड एक टॉपिक यहाँ छूटा हुआ है, रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या है भैया? जब कोई भी मेटल है ना किसी सब्सटेंस के अटैक के द्वारा, सब्सटेंस कहने का मतलब है कि मॉइस्चर या एसिड के अटैक के कारण वो कोराइड हो जाता है, तो आप उसको कोरोजन का नाम देते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, आयरन के लिए हम लोग जनरली रस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम कोरोजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी किसी भी मेटल के साथ यदि कोरोजन हुआ, कोराइड हुआ, कोई भी मेटल, टर्निश्ड एक वर्ड भी आता है उसके लिए, तो कोई भी मेटल यदि टर्निश्ड हुआ या कोराइड हुआ है तो वो कोरोजन कहलाएगा, लेकिन आयरन के केस में वो रेस्टिंग कहलाएगा। एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा पिलर दिया हुआ है, अशोक स्तंभ बनाया हुआ है, दिल्ली में वो मौजूद है, वो आज तक रस्ट ही नहीं किया। अशोक के समय का वो पिलर खड़ा है आज तक वैसे। रीजन क्या है कि उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है। नाउ कम टू द पॉइंट रेंसिडिटी। यहीं पे मैं आपको रेंसिडिटी भी समझा देता हूँ। रेंसिडिटी का मतलब है कि जो आप देखते हैं ना फूड पैकेट्स वगैरह, वो एक्चुअली में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है, और जिसकी वजह से उसका स्मेल खराब हो जाता है, वो खाने योग्य नहीं रहता है। तो रेंसिडिटी आप क्या कहेंगे? व्हेन द ऑक्सीडेशन इज अकर्ड इनटू द फूड मटेरियल्स एंड फूड मटेरियल्स गेट्स टू अ स्मेल, और फूड मटेरियल गेट्स रेंसिडाइज, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। उससे बचने के लिए जो आप देखते हैं फूड मटेरियल्स में नाइट्रोजन को से भरा जाता है, उस पैकेट को, फूड मटेरियल वाले पैकेट को, ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे, और यदि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ भी जाए तो वो जो अंदर नाइट्रोजन है वो उसके साथ कांटेक्ट हो जाएगा, तो आपका फूड मटेरियल काफी लंबे समय तक सेफ रहेगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी कैन फिनिश दिस चैप्टर in as possible as with a very less duration of time. Have a nice day to all of you. Stay at your home, work hard, और इस चैप्टर का एंडिंग एक ही बात से करूंगा कि मैं वो पौधा नहीं, कि आप सबके लिए, जो भी आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले हैं और जो जहां तक ये वीडियो पहुंचेगा उन सबके लिए, कि मैं वो पौधा नहीं जिसके जड़ों में पानी देकर सींचा गया है, मैं वो पौधा हूं जो धरती का सीना फाड़ कर पैदा लिया हो, सीना फाड़ के दिखाया। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आपका सहयोगी मिस्टर सत्यम वत्स।